दोस्तों शुरू करते हैं पीटेट के लिए सीडीपी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को मानसिक आयु 12 वर्ष है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ बुद्धिमत्ता खालिस्तान होगा 80, 120, 125, 100। राइट आंसर है 125। IQ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो 12/100 गुना 100। 10 से 100 काटेंगे 10 बार, 12 की गुना करेंगे 10 में 12 के 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि यानी कि समस्या समाधान विधि का गलत लाभ है, यानी कि लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है, सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। ये भी ठीक है, हर एक से विशेषज्ञ नहीं कर सकता, स्पेशल ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है तभी समस्या समाधान विधि का हल किया जा सकता है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जा सकता है तभी। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये भी ठीक है, जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह शिक्षार्थी यानी लर्नर को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाते हैं। ये भी ठीक है, जब समस्या का समाधान होगा तो दिलचस्पी जब बढ़ेगी लर्नर की अधिगम में। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। ये गलत है, मूल्यांकन से संबंधित ये पद्धति नहीं है समस्या समाधान विधि, तो ये इसका गलत आंसर हो गया। बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है, यानी कि बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक होता है। यानी कौन से शिक्षार्थियों में बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का मैटर कौन सा है, मस्तिष्क का ग्रे मैटर कौन सा है? उत्तर है, पर्याप्त नींद लेने वाले, स्वस्थ आहार लेने वाले, तनाव से बचने वाले, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। राइट आंसर, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, यानी जो टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जगते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उन बच्चों की, उन शिक्षार्थियों की जो है बुद्धि और स्मृति नियंत्रित रहती है, जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। उनके मुकाबले जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, उनके मुकाबले ऐसे शिक्षार्थियों की बुद्धि और स्मृति नियंत्रित रहती है जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। राइट आंसर है बहिर्मुखी। ये सभी बहिर्मुखी व्यक्ति के गुण हैं, दिए गए हैं ऊपर, यानी कि खालिस्तान वह है, यानी बहिर्मुखी व्यक्ति जो है अधिक खुला रहेगा, मिलनसार रहेगा, उद्यमशील रहेगा, हंसमुख रहेगा और काफ़ी उसके अंदर आत्मविश्वास भी होगा बहिर्मुखी व्यक्ति के अंदर। तो ये सारी बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं दी हुई हैं। राइट आंसर हमारा बहिर्मुखी। जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD यानी कि व्यक्ति एक ही काम को बार बार कर अधिक सोचना, किसी भी काम के बारे में, किसी भी काम के विषय में अधिक सोचना, आवश्यकता से अधिक सोचना। जब आवश्यकता से अधिक सोचता है व्यक्ति किसी भी काम के बारे में तो वो काम बार बार होता है और वो बोर होने लगता है। राइट आंसर, संज्ञानात्मक व्यवहार के सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटी डिप्रेशन दवा, प्रणालीगत परिवार थेरेपी। तो राइट आंसर इसका संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, यानी स्वयं अपने व्यवहार में वो इस चीज़ का संज्ञात ले कि अनावश्यक चीज़ें उसके दिमाग में ना चलें, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा है? सबसे पहला चरण होता है इसमें परिकल्पनाओं का संकलन करना, तो दूसरा चरण है परिकल्पनाओं का निरूपण करना।
परिकल्पनाओं का निरूपण करना। पहला चरण होता है संकलन, दूसरा होता है निरूपण करना, यानी उनको दूर करने के लिए नियम या फिर विधि खोजना। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो कहाँ पे भंडारित होती है? हमारी स्मृति में कहाँ पे वो इकट्ठी होती हैं? प्रासंगिक स्मृति, उसको क्या बोलते हैं? प्रासंगिक स्मृति। ऑप्शन देख लेते एक बार। प्रासंगिक स्मृति, फिर क्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। राइट आंसर है प्रासंगिक स्मृति में हमारी जो जीवन की जो घटनाएं हैं वो सारी कहाँ पे? प्रासंगिक स्मृति में भंडारित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पेरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, पश्चिम परंपरागत नैतिकता। 3 चरण बताए थे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के। पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। पूर्व परंपरागत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? फ्रॉइड मतलब ये सिग्मंड फ्राइड का नाम है। सिग्मंड फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? मन की जो संरचना में जो बनावट है वो जो सिद्धांत दिया है मन की संरचना का जो फ्रॉइड ने, तो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग किया उसने? कौन से पद का उपयोग किया है? चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो, लैंडस्केप। तो आइसबर्ग का उपयोग किया उन्होंने बर्फ़ के टुकड़े का एग्जाम्पल देते हुए आइसबर्ग पद का उपयोग किया है मन की संरचना को अपने सिद्धांत में शामिल करने के लिए या वर्णन करने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? यानी सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने, यानी सामने वाले को नियंत्रित करने और उसे प्रभावित करने के लिए, उसे हम प्रभावित कर सकें, हम कैसी दूसरे को प्रभावित कर सकें या वो दूसरे को अपने नियंत्रण में कर सके। तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शक्ति, उपलब्धि, संबंधन, उद्देश्य। तो इसके लिए पावर की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है दूसरों को नियंत्रित करने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए। एक तो नियंत्रण करना और नियंत्रित करना पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में, एक है प्रभावित करने के लिए अपने जो अपनी शक्ति से अपने काम क्या है, जो अपने इंडिपेंडेंट होकर और वो आपकी तरफ प्रभावित होता है, आपके ऊपर, आपकी जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है।